Hello class, welcome to Gyan Sadhana online class. Last time we discussed up to in evolution, Charles Darwin तक आ गए थे हम, okay? And then we discussed up to this Charles Darwin HMS Beagle and its route, okay? तो मैंने कहा था ये गैलापागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, ओके? तो ये पॉइंट हमने पहले एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे, पर एनसीईआरटी में इतना कुछ क्लियर आइडिया है नहीं कि भाई एग्जैक्टली उनके थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है एक ही पैराग्राफ में आते हैं, पर यहाँ पे भी अगर आप पढ़ते हो तो कुछ एमसीक्यू कवर होते हैं, पर अगर हम उसको इजी मैनर में थोड़ा सा स्टेट बोर्ड में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि स्टेट बोर्ड ने थोड़ा इजी कर दिया है। डार्विन के पहले भी लैमार्क आ गए थे 89 में, उन्होंने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर एक थ्योरी पब्लिश की थी, ओके? तो डार्विन भी उनसे भी कुछ इन्फ्लुएंस हो गए थे। फिर जो आगे डार्विन की जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं डार्विनिज्म, ओके? सो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे डार्विन की थ्योरी का नाम हम बोल सकते हैं। सो चार्ल्स डार्विन एज अ नेचुरलिस्ट ट्रैवल extensively the world over from 27 September 1831 to October 36। देखो स्टेट बोर्ड ने कुछ बातें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दी है और इजी मैनर में दी है, तो मतलब डार्विन ने जब ट्रैवल किया था तो उसकी डेट भी दी है 27 दिसंबर 1831 से 36 तक, 5 साल तक उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया एंड देन अगेन रिटर्न टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड चले गए। सो बेस्ड ऑन हिज कलेक्शन, तो अपनी जो जर्नी की थी उन्होंने जहाज के ऊपर, तो उन्होंने कुछ कलेक्शन किया था, कुछ लिविंग और कुछ फॉसिल्स का, एंड अगेन ही पब्लिश हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक का नाम आपको याद रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन 1859। ये बुक डार्विन इन्होंने लिखी थी, एक एमसीक्यू आपके यहाँ पे कवर होता है। बिफोर पब्लिशिंग हिज बुक ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सीलेल जियोलॉजिस्ट। उन्होंने एक उनके भी पहले एक जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्रज्ञ सीलेल, who pointed that the natural forces, इन्होंने एक पॉइंट किया था कि natural forces that existed in the past are the same as those existing at the present। मतलब आज जो प्रेजेंट में जो फोर्स है जिंदगी जीने की, नेचुरल फोर्स है, वो पास्ट में भी था आज भी है। सो डार्विन ऑब्जर्व दैट नेचुरल फोर्सेस रिजल्टेड इन द चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट अलोंग साउथ अमेरिका। फिर डार्विन ने देखा कि जो साउथ अमेरिका के अंदर अर्थ क्रस्ट मतलब धरती का जो गोल है उसके अंदर, क्रस्ट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसका इन्फ्लुएंस लिविंग के ऊपर भी हो, ओके? सो ही ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ स्ट्रेंज प्लांट्स एंड एनिमल इन गैलापागोस आइलैंड। देखो मैंने जैसे कहा था कि वो गैलापागोस जो आइलैंड है, कौन सा आइलैंड? गैलापागोस, ये बेट मानो अपन, एंड अदर नियर बाय आइलैंड्स, उसके पास जो बाकी जो आइलैंड्स है लाइक इन आर्चिपेलागो इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन द टॉर्टाइजेस एंड फिंचेस। तो डार्विन ने देखा कि वहां जो टॉर्टाइज है, कछुए है, उसकी साइज कुछ बड़ी है, ओके? बहुत लार्ज साइज के है, और कुछ फिंच जो पंछी है वो भी उनकी साइज थोड़ी अलग अलग है। तो इनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ रहा है, वेरिएशन मतलब स्लाइट चेंजेस, फर्क, ओके? सो सिमिलर ऑब्जर्वेशन आल्सो मेड बाय वैलेंस। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन कुछ वैलेंस ने भी किए थे। सो ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आर माल्थस। माल्थस का जो सिद्धांत है आपको पता है, ओके? तो उसके ऊपर ये भी और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो माल्थस कौन है? एक इकोनॉमिस्ट थे। माल्थस सिद्धांत आपको पता होगा, और जो इकोनॉमिक स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स के उनको पता है। पर माल्थस मतलब उन्होंने कहा था कि जो फूड और जो लैंड का प्रोपोर्शन, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर एक उन्होंने सिद्धांत कहा था इकोनॉमिस्ट, उनसे भी इंस्पायर हो गए थे डार्विन। सो वर्क ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन मेंशनिंग दैट द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इज ग्रेटर देन अदर। माल्थस ने भी कहा था कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है। देखो यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है? रिप्रोडक्टिव, म्हणजे जन्म देण्याची जी लोकांची क्षमता आहे ती सगळ्यात जास्त। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते कि जैसे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है? बाकी एनिमल्स में भी देखो ये रिप्रोडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सो दिस रिजल्टेड इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके कारण क्या हो रहा है? पॉप्युलेशन बढ़ रहा है, लोकसंख्याची वाढ होते विदाउट करस्पॉन्डिंग इन्क्रीज इन द फूड सप्लाय। म्हणजे माल्थसने सांगितलं की अन्नाचा सप्लाय तेवढाच आहे पण लोकांचं पॉप्युलेशन वाढत आहे। मतलब देखो
खाना कम है और लोग बढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस इंक्रीज लीड टू कंपटीशन। इसका कारण क्या हो रहा है, फिर इसके कारण कंपटीशन बढ़ रहा है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो ह्यूमन स्पीसीज क्या कर रहे, स्ट्रगल कर रहे। म्हणजे बघा, सगळ्यांनाच माहिती आहे, समजा जर अन्न कमी पडलं आणि लोकसंख्या वाढली तर ते भांडण होणार लोकांमध्ये, कॉम्पिटिशन वाढणार, जगण्यासाठी संघर्ष वाढणार, त्यालाच डार्विन स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स म्हटलं. सो ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएन्स बाय प्लांट अँड एनिमल ब्रीडर्स हु बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन. तो डार्विन और भी इन्फ्लुएंस हो गया कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं एनिमल्स का भी, सो दे अल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट अँड डोमेस्टिक एनिमल्स. म्हणजे पाळीव प्राण्यांचं जे काही आपण हायब्रिड करते त्याच्यापासून पण डार्विन इन्फ्लुएन्स झाला होता, त्यांचा प्रभाव पडला होता. ठीक आहे, म्हणजे इथे आता तुम्हाला माल्थसचा एक सिद्धांत लक्षात ठेवायचा. माल्थस थ्योरी क्या कहती है, फूड सप्लाई इज लिमिटेड बट द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड पॉपुलेशन इज ग्रेटर. बढ़ रहा एंड इट इज ड्यू टू दिस कंपटीशन इंक्रीजेस एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन ओके ह्यूमन स्पीसीज. तो फिर अगर हम डार्विन के कुछ 5 मेन अगर पॉइंट देखेंगे, पॉस्टुलेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो पहला पॉस्टुलेट है डार्विन का, डार्विनिज्म, ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर. थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, पर सब लोगों को ये जनरल बात पता है. ओव्हर प्रोडक्शन म्हणजे जन्मा जाण्याची प्रक्रिया. पहले मैं समझा देता हूं आपको. इट इज द नॅचरल टेंडन्सी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी इन जिओमेट्रिक रेशो फॉर परपेच्युएशन ऑफ द स्पीसीज. म्हणजे सगळ्या सजीवाचा एक टेंडन्सी असते की बच्चे पैदा करायचे, खूप भरभर भरभर वाढवत राहायचे, आणि आपला जे रेस आहे, वंश आहे, ते समोर जायचा. सो ही ऑब्झर्व दॅट प्रोडिगॅलिटी पोटेन्शियल many species of plants and animals they have. For example, salmon fish produce about 28 lakhs eggs in a single season. आता हे बहुत खतरनाक आहे. ते साल्मन फिश नावाची जी मछली आहे, ही फिश काय करते, एका वेळेस किती अंडे देते, 28 लाख, 28 लाख इन सिंगल सीजन. मतलब एक ब्रीडिंग सीजन के अंदर वो मछली 28 लाख अंडी दे रही. सो इन स्पैन ऑफ 750 ईयर्स सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट प्रोड्यूस 19 लाख एलिफेंट. स्लोवेस्ट ब्रीडर जिसको हम बोलते हैं एलिफंट, सगळ्यात कमी बच्चे पैदा करणार, तो पण जर ते वाचले सगळे बच्चे त्याचे तर 19 लाख एलिफंट देणार त्याच्या जिंदगीमध्ये. ओके, 750. So however the size of given species in a given area remains relatively constant because the fluctuations that occur seasonally. अब देखो, समझो ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि समझो ये पॉन्ड है, समझो इस पॉन्ड के अंदर ये साल्मन का एग्जांपल या फिर फ्रॉग का भी लेते हैं हम. कॉमन फ्रॉग है समझो, तो जो फ्रॉग है समझो, इस फ्रॉग ने एट अ टाइम 1000 अंडे दी. ओके, थाउजेंड्स ऑफ एग्स. या साल्मन ने जैसे लाखों दिए हैं, और सबके सब अगर बच्चे जिंदा रहे, ऑल दिस इंडिविजुअल्स रिमेन अलाइव, तो व्हाट हैपन, देयर विल बी नो स्पेस फॉर अदर एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव. मतलब उस पानी के अंदर एक ही स्पीसीज के इतने सारे अंडे हो जाएंगे, और सबके सब बच्चे अगर बाहर आ जाएंगे, सब अगर जिंदा रहेंगे, तो पानी के अंदर तो जगह नहीं रहेगी दूसरे एनिमल के लिए. ओके, तो इससे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है. अगर स्लोएस्ट ब्रीडर हम हाथी की बात करेंगे, तो हाथी की अगर 750 साल की लाइफ में अगर उसने अगर समझो 19 लाख एलिफेंट हो सकते उसके, तो सारे जिधर उधर एलिफेंट ही रहेंगे. पर ऐसा नहीं होता. कि सालमन के 28 लाख अंडे जो होते हैं, उसमें से भी कुछ मर जाते, कुछ जिंदा रहते, तो उसमें कुछ चेंजेस भी आते. तो पहला जो पॉइंट दिया उन्होंने, ओवर प्रोडक्शन. अब अपने घर के सामने का एग्जाम्पल देखो. आपके घर के आजू बाजू में कुछ डॉगी होते हैं, बीच होते हैं, वो कुत्ते जो बच्चे पैदा करते हैं, तो एट अ टाइम 8-8, 10-10 होते हैं. तो ये सबके सब जिंदा रहते क्या, नहीं. जब जैसे बड़े हो जाते तो बाकी के मर जाते, 1-2 ही बच्चे जिंदा रहते डॉगी के. आपने भी देखा होगा, सबके सब अगर जिंदा रहे तो हर तरफ डॉगी डॉगी हो जाएंगे, है ना. तो इसलिए कुछ मर जाते हैं, जो वीक है वो मर जाते हैं. तो यहाँ एक दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. So the tendency over the production leads to the struggle for existence. ओवर प्रोडक्शन से क्या हो रहा है,
जिंदा रहने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन फॉर लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड और टू ओवरकम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस और द स्पेस टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी. मतलब स्ट्रगल हो रहा आहे इनका, जगण्याचा संघर्ष करते. कशासाठी संघर्ष करते ते? खाण्यासाठी, ठीक आहे, किंवा जागेसाठी. तर समजा तुमचं गावाचं एक्झाम्पल, ते काही 2-3 भाऊ आहेत आणि त्यांच्यामध्ये खूप मोठा शेती आहे. ते काय करते, ते वाटणीवरून त्यांचे भांडण होते. ते म्हणते मला पण ती जागा पाहिजे आणि ते खून पण होते कधी कधी. म्हणजे ते आता जर कल्चर अगर अच्छा नहीं रहा, माइंड अगर नहीं है, तो खेती के लिए भी आपने देखा होगा मर्डर भी होती कभी कभी. तो मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, स्पेस के लिए, जगह के लिए फाइटिंग चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, खाने के लिए संघर्ष है और एस्केप फ्रॉम एनिमीज. तो आपने देखा होगा कि हर एक एनिमल दूसरे के ऊपर जीने की कोशिश करता है, तो उस पर भी स्ट्रगल कर रहा है बचने के लिए. तो ये पहला पॉइंट ओवर प्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ओके, तीसरा पॉइंट देखेंगे ऑर्गेनिक वेरिएशन. तो वेरिएशन क्या है? स्लाइट चेंजेस. सो वेरिएशन स्पीक फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस that occur in morphology, physiology, nutrition, habit, behavior, pattern, etc. मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं इस एनिमल्स के अंदर नेक्स्ट जनरेशन में, तो उनकी शरीर की रचना चेंज हो रही है, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, उनकी फिजियोलॉजी, काम करने की क्षमता, फिजियोलॉजी, बॉडी फंक्शन, उसमें चेंजेस आ रहे हैं. न्यूट्रिशन, खाने के जो मेथड्स होते हैं उनमें भी चेंजेस आ रहा है. इंडिया का ही देखो ना, जैसे साउथ में अगर आप जाएंगे तो उन लोगों की खाने की मेथड अलग है, वो ऐसा ज्यादा से ज्यादा राइस लेते हैं. महाराष्ट्र के लोग ज्यादा तो रोटी सब्जी खाते हैं, कुछ लोग ज्यादा जूस लेते हैं. अलग अलग न्यूट्रिशन की भी मेथड्स है ना, हैबिट, बिहेवियर, पैटर्न भी है. तो ये सब चेंजेस आ रहा है स्पीसीज के अंदर. एक ही स्पीसीज के अलग अलग खाने की भी मेथड. वो डार्विन ने कहा था, फिंचेस का एग्जांपल देखा, तो डार्विन रिकॉग्नाइज दिस वेरिएशन. डार्विन ने ये सब वेरिएशन जो है इसको हम बोलते हैं चेंजेस या फिर स्लाइट डिफरेंस. तो वेरिएशनचा अर्थ एक लक्षात ठेवा, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स के अंदर भी आता है. वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, फर्क, स्लाइट चेंज, थोड़ा सा सूक्ष्म बदल, फर्क, ठीक है. सो दिस इज एज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो. व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन? Variation is a recognized as raw material for evolution. So variations are where observed among members of the same species and even different species. तो variation same species में भी हो सकती है, अलग अलग species में भी हो सकते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन. जो भी नेचुरल सिलेक्शन है वो नेचर कर रहा है. ऑर्गेनिक वेरिएशंस कैन सर्व एज एविडेंस that for some organisms have better adapted to survive under existing environmental conditions than others. तो डार्विन ने कहा था कि जो भी वेरिएशंस आते हैं, एविडेंसेस से पता चलता है कि दे अडॉप्ट अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस. जैसे कि अगर आप टुंड्रा, अंटार्कटिका की बात करेंगे तो वहां पे इतना सारा बर्फ है, तो वहां के एनिमल्स ने अडॉप्ट कर दिया. अडॉप्ट म्हणजे त्याला आपण मराठीत म्हणते ना अनुकूल, त्यांनी स्वतः बदल करून आले है ना. मतलब खुद में उनके बॉडी के पैटर्न में ऐसा चेंज कर दिया कि उनके बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो कि फर होता है, स्किन के नीचे मोटा सा फैट लेयर होते हैं. मतलब पोलर बियर वहां के देखो और हमारे ट्रॉपिकल जोन के देखो, उनकी बॉडी में थोड़ा फर्क दिखेगा. ओके, तो ये क्या है? एडाप्टेशन. इट इज ड्यू टू दिस इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल वेरिएशंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर. तो जो फेवरेबल वेरिएशन है वो नेचर सिलेक्ट कर रहा है, व्हाइल दोज विथ अनफेवरेबल वेरिएशंस पेरिश. और जो फेवरेबल अनफेवरेबल है तो उनको नेचर क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, पेरिश, निकाल देता है. सो अकॉर्डिंग टू डार्विन द प्रिंसिपल बाय विच यूजफुल वेरिएशंस आर प्रिजर्व्ड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. तो डार्विन ने उसी को कहा था कि दोज वेरिएशंस आर प्रिजर्व्ड बाय नेचर. नेचर जिसको सिलेक्ट करता है तो उसी को डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन. तो हर्बर्ट स्पेंसर नेम द प्रोसेस एज सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. तो यहाँ पर आप एक और एमसीक्यू याद रखो,
हर्बर्ट स्पेंसर साइंटिस्ट ने इसी को कहा था, जिस प्रोसेस को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Okay, survival of the fittest means those who are fit for the surrounding and this adapt, so they are called survival of the fittest. Okay, तो ये एक important है natural selection. Okay, लास्ट पॉइंट आता है फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो डार्विन का एक लास्ट पॉइंट कौन सा है फिर? न्यू स्पीसीज, जो बचते हैं उससे ही नई प्रजाति बन रही, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नोट कर लो। न्यू स्पीसीज का ही दूसरा नाम क्या है? स्पेसिएशन। एज फेवरेबल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशंस बिकम बेटर एडाप्टेड टू एनवायरनमेंट। मतलब जो अब जिंदा बच गए तो वो क्या करेंगे, अपने एडाप्ट किए हुए कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगली जनरेशन कैसे रहेंगी? वेल अडॉप्टेड रहेंगे। जैसे कि आज का ह्यूमन बीइंग वेल अडॉप्टेड है इस किसी भी सराउंडिंग में रहने के लिए, क्योंकि हमने अडॉप्ट कर दिया है। कुछ एनिमल्स उसी रीजन के कैसे, जैसे कि कैमल अगर आप देखेंगे तो उसने अडॉप्ट कर लिया है डेजर्ट में रहने के लिए, ठीक है। पोलर बियर के एनिमल्स देखेंगे तो उधर अलग है। टुंड्रा के एनिमल्स देखो तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और वो जो कैरेक्टर है जीने के उन्होंने अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया, दे बिकम बेटर अडॉप्टेड टू एनवायरनमेंट। तो उनको ठंड नहीं लगेगी वहां रहते हैं तो। सो ग्रेजुअली दिस अडॉप्टेशन विथ फ्यू न्यू मॉडिफिकेशन बिकम फिक्स in the life cycle and finally giving rise to new species। और ये जो कैरेक्टर उन्होंने अडॉप्ट किए है नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो उनके अंदर फिक्स हो गए लाइफ साइकिल के अंदर, और जिसके कारण नई जनरेशन जो बन रही है वो कैसी बन रही? न्यू स्पीसीज। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिएशन। त्याला आपण नवीन प्रजातीचा जन्म म्हणू। ओके, तो यहाँ डार्विन के 5 पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता दिए। ये बोर्ड ने बहुत सिंपल कर दिए हैं। आप ये पॉइंट्स, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, स्पेसिएशन, ये नोट कर लो। और फिर आगे का जो पॉइंट है एविडेंसेस, तो डार्विन जो सही थे तो उसकी कुछ एविडेंसेस भी हमें ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो पहला एविडेंस देखेंगे तो डार्विन ने थ्योरी जो लिखी तो उन्होंने पहला एविडेंस देखा कि लॉन्ग नेकेड जिराफ, तो जिराफ की जो गर्दन आपने बुक के अंदर देखी है, ऐसी लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे, टू प्लक एंड ईट मोर लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज एंड वुडी क्लाइंबर। तो डार्विन ने देखा कि जो जिराफ है तो पेड़ कितना भी ऊंचा रहा तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, वो खाने का काम आसानी से हो सकता है क्योंकि उनकी गर्दन भी लंबी है, ठीक है। तो ये बेटर अडॉप्ट हो गया। सो दिस अडॉप्टेशन बिकम फिक्स्ड इन द लाइफ फॉर सर्वाइवल। तो ये अडॉप्टेशन उन्होंने फिक्स कर दिया, और नेक्स्ट जनरेशन के जो जिराफ है वापस वो कैसे हो गए? लंबी गर्दन वाले बन के। सो द जिराफ बॉर्न टॉल, तो आने वाला जिराफ कैसा रहेगा? जन्म से ही वो टॉल रहेगा। दैट सर्वाइव इन द फेमाइन एंड हीट एरिया। तो किसी भी हीट एरिया में या फेमिन में, दुष्काल बनते मराठे, तो जिंदा रहने के लिए सर्वाइव कर सकता है। सो दिस एडाप्टेशन वाज ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये एडाप्टेशन उन्होंने अगली जनरेशन में ट्रांसमिट कर दी, म्हणजे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर झाले। सो दिस इज हाऊ प्रेझेंट लॉंग नेकेड जिराफ कम टू एक्झिस्टन्स। आणि याच्यामुळे आजचा जो जिराफ आहे हा कसा झाला? लॉंग नेकेड। म्हणजे बघा, लॅमार्क आणि डार्विन या दोघांचे थोडे वेगवेगळे आहेत। दोघांचा म्हणणं होतं की यांचे अँसेस्टर छोटे गर्दनवाले होते, पण ज्यांचे लॉंग नेक झालं तर ते आजचा जिराफ पण लॉंग नेकेड आहे, कारण ते कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर। सेकंड एविडेंस डार्विन ने बताया था कि ब्लैक कलर पेपर मॉथ इवॉल्व ग्रेजुअली एज ए न्यू स्पीसीज। तो यहाँ बाद में हम और डिटेल में देखेंगे ऐसे ब्लैक पेपर मॉथ जो होता है पेड़ के ऊपर रहने वाले, उनसे नई प्रजातियां बनती है। डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो intensives. DDT spraying destroyed all types of mosquitoes. However, some mosquitoes develop resistance to DDT and survive to the slaughter of DDT spray. Such resistant mosquitoes survive and reproduce, giving rise to more resistance of. अब देखो डीडीटी का बेस्ट एग्जांपल एक आसान है कि आपने भी घर पे देखा होगा कि पहले पुराने जमाने में डीडीटी का स्प्रे मार देते तो सारे मॉस्किटो एट अ टाइम मरते थे, ठीक है। पर मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम हो रही थी तो उन्होंने फिर रेजिस्टेंस
तो डीडीटी के अंदर उन्होंने अपना ऐसा रेजिस्टेंस बनाया कि वो मर नहीं रहे, तो वो कैरेक्टर उन्होंने रेजिस्टेंस पावर अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया। तो आज की जो मॉस्किटो है, डीडीटी कितना भी स्प्रे करो वो मरते नहीं जल्दी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर कर दी। तो इसलिए उनकी प्रजाति बच गई और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे। ठीक है, पर डार्विन की थ्योरी को भी कुछ ड्रॉबैक्स है, वो ऑब्जेक्शन भी है। वो सारे ऑब्जेक्शन और ड्रॉबैक्स जो है हम अगले वीडियो में देखते। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए हैं, ड्रॉबैक्स हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे।